So, hello everyone, welcome to this session. First of all, clear be like audio, video is everything is clear or not. Just anyone can confirm in chat section. Okay, check. Okay, so my name is Rich Amrutia and I got All India rank 67 in CS and All India rank 311 in GATE DA this year with my final year in BTech. And also I appear in third year also. And at that time I got All India rank 4,000 in CS and almost something 6.3 thousand in KTA. So that's like quick intro about me. So we will take doubt and you can ask your doubt by raise your hand and I will unmute you and you can ask. And another option is uh, you can put your doubt in chat section and we can also take doubt from there. Okay. So and one request to all that please put your real name in your like display name so I can address you whenever you ask any doubt. Okay, so let's begin the session. Okay, so पहला डाउट है चैतन्य प्रसाद का. How much hours of content one should at least cover daily to target 2027 from now? Be realistic and quantitative while answering. Okay, so if someone starting preparation from now and from particularly Go classes, then I would suggest try to cover at, at least 10 to 12 hours of content per day. That's the like very least thing. You have to cover at least 10 to 12 hours. If you can just push yourself to cover 14 to 15 hours. Ideally, it should be 13, 14, but you have to cover at least 10 to 12. And then and only you can comfortably cover your syllabus by the end of December or maybe starting of January. So that's the like honest opinion. Okay, so Chaitanya, any other follow-up doubt? Okay. हाँ मतलब अगर आपको सारे के सारे लेक्चर्स आप मेन को फुल कोर्स से ही देखेंगे तो आई थिंक थोड़ा हार्ड रहेगा अभी से शुरुआत करने पर. लेकिन अगर दो तीन सब्जेक्ट्स में अगर आपने कॉम्पैक्ट कोर्स का सहारा ले लिया तो फिर मतलब आराम से हो जाएगा. आई वुड सजेस्ट कि थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड डीबीएमएस में कॉम्पैक्ट कोर्स ले लो एंड बाकी सब में आप मेन फुल कोर्स को फॉलो करके भी सिलेबस कवर कर पाओगे. सो अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि मैथमेटिक्स पूरा देखो एंड देन टीओसी और डीबीएमएस के लिए कॉम्पैक्ट कोर्सेज ले लो. एंड फिर भी अगर टाइम मतलब आपका थोड़ा आपको लग रहा है कि कम है तो ट्राई करो कि ओएस या फिर भी हाँ ओएस आप कॉम्पैक्ट कोर्स से कर सकते हो एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आप कॉम्पैक्ट कोर्स से कर सकते हो. तो हाँ हाँ मतलब डुएबल तो है. अगर अभी से आप शुरुआत करो डुएबल तो है बट यू हैव टू पुश योर सेल्फ. इजी नहीं है लेकिन वो बोलते हैं ना कि मुमकिन है लेकिन नामुमकिन नहीं. तो वो वाली चीज हो गई. अ, अगर सीओए का भी कोर्स प्रीपेड कोर्स आएगा. अच्छा अगर ये बात आप मुझे पूछ रहे हो तो मुझे पता नहीं है. अगर बता रहे हो तो आई थिंक उसके लिए भी आप कॉम्पैक्ट कोर्स में जा सकते हो. लाइक लाइक इफ एनी कोर्स हैव कॉम्पैक्ट कोर्स देन यू डेफिनेटली गो फॉर दैट. लाइक इट इज लाइक नथिंग कि मतलब जाना है या नहीं जाना है. कॉम्पैक्ट कोर्स और फुल कोर्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि फुल कोर्स में प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होगी, प्रूफ्स वगैरह ज्यादा होंगे एंड मे बी सर ने ज्यादा नंबर ऑफ पीवाई क्यू सोल्व करे होंगे. इन अदर साइड इन कॉम्पैक्ट कोर्स you will not get that much practice. You will not face any proof which are not useful for GATE. So you will not face that proofs and also you will not solve PYQs in the lectures. Yeah, definitely sir will give PYQs and practices all those kind of stuffs in homework. So that's the very main difference between compact course and full course.
but there is no difference in content. Like सम लाइक सिलेबस तो आपका कंप्लीट कोर्स से भी कवर हो जाएगा। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस अपनी ओर से करनी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा। इन अनदर साइड फुल कोर्स में आपको कोर्स के साथ साथ ही प्रैक्टिस या पीवाईक्यूज वगैरह हो जाएंगे। ओके सो ओके सो नेक्स्ट डाउट है। ओके चैतन्य का ही फॉलो अप डाउट है। कंसिडर करो 12 12 आवर में डेली पढ़ रहा हूँ, तो रिवीजन कितना करना होगा, कितना आवर्स डेली, कुछ थोड़ा मैनेजमेंट और रिवीजन पे कमेंट करो। ओके, अगर आप रोज का 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, तो ट्राई करो कि 12 घंटे में से एटलीस्ट 8 या 9 घंटे आप लेक्चर्स देखो। बाकी के 3 या 4 घंटे बचे, उसमें से 1.5 या 2 घंटे आप रिवीजन करो। अगर 1.5 2 घंटे नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 1 घंटे तो रिवीजन करो ही। और बाकी का जो टाइम बचे उसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में आपका वीकली वीकली क्विज़िज, डीपीपीज, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, वो सब आ जाएगा। तो ट्राई करो कि 8 से 9 घंटे लेक्चर्स, 1 या 1.5 घंटे आपका रिवीजन, और जो भी एक्स्ट्रा 2 घंटे या 1.5 घंटे टाइम है, उसमें सब तरह की प्रैक्टिस। सो ऐसे मतलब आइडियली ऐसे टाइम डिवाइड करना चाहिए। बट अगर आप मतलब लेक्चर्स देखने में बोरिंग हो रहे हो, तो आप कोई भी मतलब टाइम एडजस्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ रिवीजन का टाइम फिक्स रखो 1 या 1.5 घंटे तक। आप टाइम इंक्रीज कर सकते हो प्रैक्टिस का। अगर मान लो कि कोई सब्जेक्ट्स में आप लाइक यू फील लिटिल बिट बोरिंग, then you can increase time of your practice session, and then you can decrease your time of your lectures. So you can manage both the thing, but I would say कि don't uh, don't increase or decrease time of revision. Per day revision of 1 hour of revision is, I think, like more than enough. So you can divide your time accordingly. या हाँ, 25% बोल सकते हो। अगर आप कोई भी मतलब आप एक दिन में 8 या 9 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें से एटलीस्ट 25%, 25% टाइम आपका रिवीजन प्लस क्या बोलते हैं प्रैक्टिस में जाना चाहिए आइडियली। हाँ हाँ बराबर। डन। ओके सो ओके लाइक लेट्स डू वन थिंग। जिसको भी मतलब डाउट है, मैं उसको वन बाय वन अनम्यूट करता हूँ। तो आप डाउट पूछो, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि लाइक मतलब ये सेशन यूट्यूब में भी लाइव होगा, तो वहां से भी अगर मान लो कि कोई ये सेशन देख रहा है, तो आपने क्या डाउट्स पूछे वो उनको इतना क्लियर नहीं होता है। अगर मैं चैट सेक्शन में से डाउट को रीड करूँ और फिर मैं आंसर दूँ, तो मतलब ऑडियंस को इतना मतलब डाउट क्या है वो पता नहीं चलता। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि मैं जिसको भी डाउट है मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, आप डाउट पूछो और फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके सो नेक्स्ट डाउट है नारायण का। नारायण, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना डाउट पूछ सकते हो। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। यस यस। सर, मेरा ये कंसर्न था कि सर रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, कि मतलब लाइक कैसे प्रिपेयर करें सो दैट आखिरी के जो 2 महीने जो इम्पोर्टेंट होते हैं रिवीजन, उसमें मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा रखें या फिर सर थ्योरी रिवीजन ज्यादा रखें। प्लस सर लास्ट के 2 3 महीने में मतलब मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और पर्सनली आपने कितना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अपीयर किया? ओके, एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस सर। ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रिवीजन, like you have to do two to three things to do better revision. So like whenever you are studying any subjects, then just like subjects के साथ साथ ही short note बना लो। अगर साथ साथ नहीं बनाते हैं तो मतलब सब्जेक्ट्स पूरा हो गया, तो पूरा का पूरा जब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, तो उसके थोड़े दिन बाद उसका वापस रिवीजन करो, और उस वक्त आप उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा ये मिलेगा कि लास्ट के 2 या 3 मंथ में
आपको आपकी पूरी की पूरी नोट्स रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप अपनी पूरी की पूरी नोट्स रिवाइज कर लो। इसीलिए अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होगी, शॉर्ट नोट्स मतलब हम एटलीस्ट अब लाइक एटमोस्ट 12 से 13 पेज में अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर कर दे। अगर आप ऐसे कर पाते हो तो आपको लास्ट में सिर्फ वो 12-13 पेज पढ़ के ही आपका पूरा सब्जेक्ट वहां से क्लियर कवर हो जाएगा। तो वो आपका जो टाइम बचेगा उस मतलब लास्ट के 2-3 मंथ में, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप अपनी पूरी नोट्स रिवाइज कर पाओ। इसीलिए इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स तो बनानी पड़ेगी। नाउ फॉर रिवीजन, जब आप रिवीजन के टाइम पे मतलब रिवीजन कर रहे हो, तो मतलब पहले से मतलब रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ चीजें छोड़ देनी है या कुछ न्यूमेरिकल्स है तो वो मतलब ऐसे ही मतलब पढ़ जाने देना है कि हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, ऐसा करके मतलब उस तरह से रिवीजन करने का कोई फायदा भी नहीं है। अगर रिवीजन कर रहे हो तो एक मतलब हर एक पीवाईक्यूज और हर एक न्यूमेरिकल सोल्व करो, क्योंकि वो आपको अपने आप में मतलब प्रैक्टिस बढ़ाएगी आपको। तो ये एक आइडियल तरीका है रिवीजन करने का और शॉर्ट नोट्स बनाने का। हाँ, शॉर्ट नोट्स में भी मतलब अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपकी शॉर्ट नोट्स कभी भी एक ही ट्राई में परफेक्ट नहीं होगी। अगर आपने एक बार रिवीजन किया और शॉर्ट नोट्स बनाई, फिर आप जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तभी भी आप अपनी आपकी फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों में से रिवीजन करो। उस वक्त आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो आपकी शॉर्ट नोट्स में नहीं होगी, तो फिर आप वहां से ऐड करोगे। तो ऐसे 3-4 बार करके आपकी शॉर्ट नोट्स परफेक्ट शॉर्ट नोट्स बन जाएगी। फिर आप लास्ट के 1 या 1.5 महीने में उसको रिफर कर सकते हो आराम से। एंड आइडियली मतलब आप गो क्लासेस के टेस्ट सीरीज को फुल्ली यूटिलाइज कर लोगे तो आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। उससे ज्यादा कुछ करने की तो जरूरत नहीं है। हाँ ऑब्वियसली मतलब पीवाईक्यूज तो नेसेसरी है, वो तो करने ही होंगे। बट पीवाईक्यूज के अलावा अगर आपने गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज को पूरा यूटिलाइज कर दिया तो उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड मैंने लास्ट के 1 या 1.5 महीने में गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज में से जो मतलब फुल लेंथ टेस्ट होते हैं एज अ मॉक टेस्ट, उस वो मैंने शायद 14 या 15 दी थी। देन देर वॉज 6 AIMTs एंड ऑल्सो आई गिव प्रीवियस ईयर पेपर एज अ मॉक। सो आई गिव फ्रॉम 2025 to 2028। सो मैंने इन साल के 7 या 8 मतलब जितने भी पेपर होते हैं उसको मैंने एज अ मॉक दिया था। तो मतलब पूरा का मतलब समेसन करता बताऊँ तो एटलीस्ट लाइक समवेयर अराउंड 33 या 34 जितनी वॉक्स हुई थी एट द टाइम ऑफ लास्ट। हाँ मतलब ये पूरा का पूरा मतलब मॉक टेस्ट और रिवीजन का था। सर एक बार मॉक टेस्ट फुल ऑफ एनालिसिस डाउट। के बारे में भी बता सकते हैं क्या सर? ओके ओके सर। अब जब आप मतलब एनालिसिस की मतलब बारे में सोच रहे हो तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस अलग तरीके से करना चाहिए, टेस्ट सीरीज का अलग से करना अलग रीते करना चाहिए, और मॉक टेस्ट का भी अलग रीते करना चाहिए। लाइक मेरे लिए मतलब मैं हर एक टेस्ट को मतलब थोड़ा मतलब अलग नजरिए से देखता था कि पीवाईक्यूज है तो हमें पीवाईक्यूज को देखना चाहिए एज अ पैटर्न फाइंड करने के लिए। मतलब हमें पीवाईक्यूज को ऐसे सोल्व करना है कि हमें ये पता चल जाए कि गेट वाले हमको क्या पूछने वाले हैं। क्योंकि आपके मतलब 65 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चन तो ट्रेंड बेस हो गए, कि अगर एसक्यूएल का कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, मतलब एसक्यूएल का कोई ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो पिछले 4-5 साल से आ रहा है, तो ज्यादा चांस है कि वो अगले इस साल भी आएगा। तो आपके 30 या 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले से प्रेडिक्ट कर रखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन तो हो गए, इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन हो गए। तो पीवाईक्यूज वहां से वो तो उसके लिए पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे कि आप जितना ज्यादा पीवाईक्यूज को अच्छे से सोल्व करोगे उतना आप गेट एग्जाम को समझ पाओगे कि एक्चुअली गेट पेपर जो भी गेट के पेपर को सेट करते हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं और उस वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो पीवाईक्यूज को इस तरह से करो और उसका एनालिसिस प्रॉपर करो। नाउ फॉर टेस्ट सीरीज, इफ यू लाइक आप टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो तो उसको आप देखो कि कैसे नए क्वेश्चंस बन सकते हैं।
लाइक टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में, मतलब जहां तक मैं अगर कंपेयर करूँ टॉपिक वाइज टेस्ट को और एक्चुअल गेट पेपर्स को, तो टॉपिक वाइज टेस्ट थोड़े गेट गेट के कंपेयर में हार्ड लेवल पे होते हैं। और मतलब मैंने कभी भी टेस्ट सीरीज को मार्क के नजरिए से नहीं देखा था। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब ये मतलब मार्क मेरे कम आए तो मतलब मैंने मुझे ऐसा लगा कि लाइक मैंने जो भी प्रिपरेशन की है उसका क्या फायदा है। तो वो मतलब थोड़ा मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा प्राइमरी गोल यही था टेस्ट सीरीज के टाइम कि मुझे मतलब ये फाइंड करना है कि कैसे कैसे नए क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और अगर नए क्वेश्चंस बन भी गए और उस अगर वो मुझे नहीं आए, तो मैं उसमें से क्या सीख पाऊँ। तो टेस्ट सीरीज को जब आप एनालिसिस करो, तो आप एक एक क्वेश्चंस को ऐसे एनालिसिस करो कि मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन सही भी किया या गलत भी किया, आप एक बार उसको पेपर देने के बाद वापस से सोल्व करो। अगर गलत क्वेश्चन है तो आप उसको पहले एक बार खुद से तो ट्राई करो ही, मतलब अगर फिर सही हो जाए तो ठीक है, अगर फिर भी ना हुए तो गेट ओवरफ्लो के पूरा का पूरा डिस्कशन कर लो। अगर गेट ओवरफ्लो पे डिस्कशन पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर ट्राई करो कि यूट्यूब में अगर वो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के टेस्ट का वीडियो अवेलेबल है तो वहां से सीख लो। या फिर मतलब आप कोई मेंटर से या पूछ सकते हो, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में है। तो मेरा यही अप्रोच था कि मैं सबसे पहले गेट ओवर पे जाता था, अगर वहां से समझ नहीं है तो फिर मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता था। क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ टाइम वीडियोस लाइक अवेलेबल नहीं होते थे, तो लाइक मोस्टली तो गेट ओवरफ्लो पे ही मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो जाते। काफी कम बार मतलब दोस्तों से या मेंटर्स को कुछ पूछना पड़ रहा था। तो टेस्ट सीरीज को ऐसे सोल्व करो। और अब जब आप मॉक दे रहे हो लाइक फुल लेंथ टेस्ट 100 मार्क्स की, तो फिर वहां पे थोड़े मार्क्स को कंसीडर करो, मतलब मार्क्स को थोड़े पिक्चर्स में लाओ कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मतलब कौन से पार्ट में मार्क्स जा रहे हैं, लाइक 1 मार्कर 2 मार्कर और एप्टीट्यूड। सो वो तरह का एनालिसिस करो। एंड मेन थिंग कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप अपनी पैटर्न फाइंड करो कि आपको पहले कौन सा पार्ट करने आपके लिए बेनिफिशियल है। लाइक 1 मार्कर आपको पहले करना चाहिए, 2 मार्कर पहले करना चाहिए, या फिर एप्टीट्यूड। तो वो पैटर्न फाइंड करो। मुझे लाइक एटलीस्ट 5 से 6 मॉक टेस्ट लग रही थी कि मुझे अपनी पैटर्न फाइंड करने के लिए मेरी पैटर्न ये थी कि मैं पहले 2 मार्कर क्वेश्चन करता था, फिर 1 मार्कर एंड लास्ट में एप्टीट्यूड। तो ये मेरी पैटर्न थी। और जब आप एक बार कोई भी आपको मतलब पैटर्न सूट करे, तो उसको उस पर आप स्ट्रिक रहो, फिर उसको मतलब चेंज मत करो। क्योंकि लाइक गेट के टाइम पे आप ऐसा ही नहीं जा सकते कि जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको पहले से लेके चले आखिर तक मैं उसको सोल्व कर पाऊंगा। आपको पहले से कोई पैटर्न बना के चलनी पड़ेगी कि मैं पहले 2 मार्कर करूंगा या 1 मार्कर करूंगा या एप्टीट्यूड करेगा ऐसे। तो लाइक मेरा तो मतलब यही था कि पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज और मॉक को मैं ऐसे मतलब एनालिसिस और इस नजरिए से मैं देखता तो एक लास्ट क्वेश्चन बस ये है कि सर आपने डीए के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर किया था कि बस वही कॉमन सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर किए थे अकॉर्डिंग टू सीएस सिलेबस? था। ओके। लाइक मतलब डीए के लिए मैंने अलग से तो प्रिपेयर नहीं किया था, बट हमारी कॉलेज में लाइक एमएल और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ऐसे सब्जेक्ट आते थे। तो उसको मतलब लाइक कॉलेज की एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए मैंने सचिन सर के एमएल के लेक्चर्स देखे थे। तो वहां से मतलब थोड़ा मुझे रिकॉल हो पाया था एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो मतलब वो मतलब 3 4 क्वेश्चंस में हेल्प किया था। बाकी तो मतलब जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है उसके बेसिस पे ही मतलब मैंने पूरा का पूरा पेपर दिया था। एक्स्ट्रा मतलब सिर्फ एमएल देखा था, बाकी कुछ नहीं देखा था। और थोड़ा बहुत एआई देखा था, बट इतना नहीं देखा था कि मतलब सभी क्वेश्चंस टेकल कर पाऊँ। बट साल के पेपर में एआई के क्वेश्चंस काफी लाइक इजी थे। तो मतलब मुझसे लाइक 4 या 5 में से दो तीन तीन हो गए थे एआई के क्वेश्चंस। हाँ मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया था। जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स थे उसको ही उसके बेसिस पे ही गेट डीए का पेपर दिया था। एंड हाँ, एक एक फन फैक्ट ये भी है कि इस साल डीए के पेपर में शायद 10 से 11 क्वेश्चंस डीबीएमएस के थे। इसलिए लाइक जिन्होंने भी गेट सीएस का प्रिपरेशन अच्छे से किया था और जिसका प्राइमरी फोकस गेट सीएस था, और अच्छा गेट डीए जस्ट एज अ सेकेंडरी ऑप्शन दे रहे थे, उसको भी गेट डीए में फायदा हुआ था।
क्योंकि आप मान लो कि अगर 10 से 11 क्वेश्चन डीबीएमएस में है और किसी का डीबीएमएस स्ट्रांग है, तो उसके लिए 15-17 मार्क कवर करना एकदम इजी थे, मतलब वो क्वेश्चंस भी काफी इजी थे। तो उस वजह से भी आप मतलब कह सकते हैं कि डीए में लाइक कुछ मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ गए। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। नेक्स्ट चैतन्य प्रसाद का डाउट है। चैतन्य प्रसाद, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना डाउट। आई थिंक ही इज अनम्यूट। ओके ओके। चैट सेक्शन से ही उसका डाउट ले लेते हैं। चैतन्य प्रसाद का डाउट है कि कैलकुलस एक्सेट्रा में स्पेसिफिक फंक्शन लाइक मोड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो कंसेप्ट जो ZEE के टाइम वाले हैं, उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। लाइक इवन आफ्टर नोइंग रिक्वायर्ड कंसेप्ट आई गेट ट्रैप्ड इन दोस थिंग्स फ्रॉम 12th, लाइक फंक्शन में एक्सेट्रा। तो क्या मैं कैलकुलस के लिए ZEE एडवांस का वन शॉट देख सकता हूँ? अ, अगर मतलब आप वन शॉट तो मतलब JEE एडवांस का हाँ डेफिनेटली देख सकते हो, लेकिन वो इतना भी मतलब JEE एडवांस तक के लेवल का तो रिक्वायर नहीं है गेट के लेवल पे। जो बेसिक बेसिक्स जो मतलब जो भी मतलब सभी कॉन्सेप्ट्स में से जो लाइक वो कहते हैं ना कि शुरुआत के जो 2-3 कॉन्सेप्ट है वो ही आ रहे हैं लाइक गेट के कैलकुलस में। तो अगर आपको गेट का कैलकुलस अगर गो क्लासेस के कोर्स में से समझ नहीं आ रहा है, तो आप ट्राई करो कि एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो 12th की और 11th की, मतलब उसमें से जो भी मतलब जिस जिस भी क्लास में ये कैलकुलस रिलेटेड थिंग्स आती थी। एंड अगर मतलब आपको बुक्स वगैरह नहीं पढ़ना अच्छा लगता, तो फिर हाँ डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एनी वन शॉट टाइप ऑफ वीडियो। बट थोड़ा मतलब रिसर्च करके देखना कि मतलब ऐसा ना हो जाए कि आपने मतलब थोड़ी ओवर थिंग्स देख ली। तो ट्राई करना कि मतलब गेट के अकॉर्डिंग ही वन शॉट हो, मतलब JEE एडवांस के अगर वन शॉट देखोगे तो वो मतलब चांसेस है कि आप थोड़ा मतलब ज्यादा कवर करो, मतलब उसमें कोई लाइक दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेकिन वो मतलब ऐसा ही मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो आप हाँ डेफिनेटली देख सकते हो, बट थोड़ा रिसर्च करके देखना कि मतलब उसमें सब टॉपिक कवर है और कोई मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह नहीं है। तो अगर हो तो मतलब वो आप स्किप कर सकते हो। ओके चैतन्य, योर डाउट्स आर क्लियर। ओके सो नेक्स्ट वी हैव स्नेहा। I think she left the session. Okay, whenever she come back, we can take it out. Okay, next we have Dhanasri sir. I will unmute you. You can ask for doubt. मुझे ये पूछना था कि MCQ, MSQ और NAT जो हमारे टाइप्स हैं, उसे सॉल्व करने की हर एक की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? Okay. सो लाइक एमसीक्यू को मतलब सोल्व करने का तो मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह तो नहीं है, वो तो लाइक मोस्ट ऑफ टाइप स्ट्रेट फॉरवर्ड या थियरिकल क्वेश्चन ही हो गए, या फिर न्यूमेरिकल हो गए, तो उसको मतलब आप लाइक यू कैन इजीली टेक दोस क्वेश्चंस। मेनली तो मतलब जो भी ट्रिक है वो है एमएसक्यू के लिए। लाइक एमएसक्यूज आर वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चंस इन एंटायर द गेट पेपर। तो मतलब मेरा एमएसक्यू के लिए ऐसा अप्रोच था कि मैं लाइक मान लो कि कोई भी क्वेश्चन आया, तो मैं अपने पेपर में एज अ लाइक ABCD एज अ फर्स्ट तो मैं मतलब ऐसा मार्क कर लेता था। फिर अगर मान लो कि कुछ मान लो कि ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें मतलब ये पूछा है कि
जो भी ऑप्शन है उसमें से कितने ऑप्शन सही है, तो हमें सही चूज करने हैं। तो लाइक मैं मतलब पहले से मतलब जो भी ऑप्शन है उसको मतलब पढ़ना शुरू कर दिया। अगर मान लो कि ऑप्शन ए ट्रू है, तो मैं पहले अपने स्क्रिबल पैड या जो भी मतलब जिसमें भी मैं रफ वर्क कर रहा हूँ उसमें मैं लिख दूंगा कि ए ट्रू है, मतलब बी फॉल्स है, सी ट्रू है, डी ट्रू है। तो पहले मैं अपने स्क्रिबल पैड में ऐसे लिख लूंगा, फिर मैं टाइप करूंगा। क्योंकि काफी बार ऐसा ही होता है कि मतलब जब हम डायरेक्टली, अगर मान लो कि मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया और हमें लगा कि ऑप्शन ए मेरा आंसर में आ सकता है, तो हम वो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। फिर हमने मान लो कि ऑप्शन बी को भी लगा कि वो आंसर में आ सकता है, तो बी को भी टिक कर लिया। फिर लगा कि नहीं नहीं बी नहीं आ सकता, तो बी को अनटिक कर दिया। तो वो मतलब काफी मतलब मेसअप हो जाएगा कि मतलब कौन सा आंसर था कौन सा नहीं था। तो पहले आराम से मतलब अपने स्क्रिबल पैड में आपका जो भी आंसर है पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा आंसर टिक करना है, या कौन सा आंसर आपको मतलब चूज करना है, तो वो पहले अपने स्क्रिबल पैड में लिख लो। फिर आप फिर आप उसको चूज करना। तो ये तो मतलब बात हो गई कि कैसे मतलब चूज करना और कैसे उसको टेकअप करना। पर लाइक मोस्टली मतलब अब बात करते हैं कि कैसे उनको सोल्व करना है। तो लाइक एमएसक्यू को और मतलब कोई भी क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करने का मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रिक तो नहीं है। बट मुझे भी मतलब पहले मेरे जो थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट था उसमें भी मेरे जो भी मोस्टली मार्क्स कट हुए थे वो मोस्टली एमएसक्यू में ही थे, क्योंकि उस वक्त मैंने एमएसक्यू की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, नहीं की थी। और मुझे मतलब मुझे नहीं पता था कि एमएसक्यू को कैसे टैकल करते हैं। मुझे यही लगता था कि अगर एमएसक्यू है, अगर ऐसा पूछा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो मुझे चारों ट्रू ही लगते थे। मतलब मतलब ऐसा था कि मतलब एमएसक्यू है तो मेरा यही माइंडसेट था कि एटलीस्ट दो या तीन आंसर तो हो गए ही हो गए। बट लाइक दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ। एमएसक्यू में भी एक ही आंसर हो सकता है और एमएसक्यू में चार भी आंसर हो सकते हैं। तो ऐसा कोई पहले से ही डिसाइड करके नहीं, मतलब ऐसा माइंडसेट बना के नहीं रखना है कि अगर एमएसक्यू है तो एटलीस्ट दो आंसर तो हो गई। लाइक यही एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अगर आप गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपको मतलब एमएसक्यू की इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस किस तरह के एमएसक्यूज आ सकते हैं, कैसे एमएसक्यूज को टैकल करना है, वो आप मतलब वहां से अच्छे से आप प्रैक्टिस करके सीख जाओगे। तो मेरे तो एडवाइस यही है, अगर आपको एमएसक्यूज में दिक्कत आ रही है तो पीवाईक्यूज में अगर आप मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप गेट ओवरफ्लो की पीडीएफ में से आप पीवाई गेट ओवरफ्लो की पीवाईक्यू की पीडीएफ से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पे तो मतलब एमएसक्यू की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती। मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि वो क्वेश्चन एमएसक्यू है एमसीक्यू है। आप आंसर देख के फिर आपको लगता है कि अच्छा ये एमएसक्यू था। तो पीवाईक्यूज में तो इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी। बट जब आप टेस्ट सीरीज देने जाओगे तो वहां पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी एमएसक्यू की। तो मेरी एडवाइस यही है कि गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज को पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लो। आपका मतलब जो एमएसक्यू के रिलेटेड डाउट है कि मतलब कैसे सोल्व करना चाहिए, या मतलब हार्ड पड़ रहा है, या कोई ट्रिक है, या मतलब कैसे पैटर्न फाइंड करना है, तो वो सब वहां से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एनएटी में एक मेरी एडवाइस है सबसे, मतलब जो भी ये सेशन सुन रहा है, एनएटी में हम अक्सर देखते हैं कि लास्ट में लिखा होता है कि राउंड अप टू टू डिजिट, अप टू थ्री डिजिट। तो आप एक्चुअली में जो जितना भी डिजिट पूछा है वहां तक राउंड अप करो। मान लो कि आपका आंसर है 2.3334। एक मिनट, आप मान लेते हैं आपका आंसर है 2.344। ओके। और आपको पूछा है कि राउंड अप टू थ्री डिजिट, तो आपको एक्चुअल में थ्री डिजिट तक करना है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि 344 के बाद तो मतलब सारे फोर ही है, तो लाइक मैं 2.34 ही लिख के आ जाता हूँ। तो वो लोग मतलब पता नहीं कि मतलब गलत करे या नहीं करे, बट मैं दीपक सर ने मुझे एक बार एडवाइस दी थी कि अगर राउंड अप टू थ्री डिजिट पूछा है तो एक्चुअली में थ्री डिजिट तक करो। जो भी आंसर हो, अगर तीनों के तीनों रिपीट हो रहे हैं तो होने दो, बट थ्री डिजिट तक राउंड अप करो। अगर दो डिजिट पूछा है तो दो ही डिजिट तक करो, ना कि वन ना कि थ्री। ओके। तो लाइक एनएटी के लिए मेरी एक जेन्युइन एडवाइस है सबको कि जितना भी आंसर में पूछा हो, जितना डिजिट तक राउंड अप करना हो वहां तक करो, कोई भी मतलब आगे पीछे मत करो। ओके सो धनश्री, एम आई हाँ एबल टू भैया, क्लियर अ थैंक डाउट यू। और? ओके। हाँ।
चैतन्य प्रसाद का फॉलो अप डाउट है कि एप्टीट्यूड को अभी से स्टडी में इंक्लूड करने की जरूरत है या। ओके। हाँ, मतलब एप्टीट्यूड की बात मैं करूँ तो अभी से आपको मतलब रेगुलरली ऐसे आपके डेली रूटीन में इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। बट आप ट्राई कर सकते हो कि लाइक पर वीक यू कैन डू सम नंबर ऑफ एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज लाइक। अगर मैं आइडियल सजेशन बोलूँ कि आइडियली क्या करना चाहिए, तो आप हर रविवार को एटलीस्ट 50 या 40 50 एमसीक्यू करो एप्टीट्यूड के। फिर अगले रविवार को मतलब एवरी संडे, और लाइक एवरी संडे मीन्स whatever the day you choose, then just do that, just repeat that day every week. सो ये एक आइडियल सिचुएशन है, बट लाइक अगर मैं रियलिटी बताऊं तो सभी के सभी एस्पिरेंट एप्टीट्यूड को डिले ही करते जाएंगे कि पहले मैं टेक्निकल के सब्जेक्ट्स पूरे कर लूं, फिर मैं एप्टीट्यूड के लिए जाऊंगा। तो ऐसा करते करते मैं 100% कह सकता हूँ कि जनवरी तो आ ही जाएगा। लाइक मैंने भी यही किया था, मेरे मेरे दोस्तों ने भी यही किया था। और अभी भी मतलब जिस मतलब जो भी मतलब मेरे साथ कॉलेज में आ रहे हैं या जहाँ पे भी हमारा फ्रेंड सर्कल बना है आफ्टर गेट, उस उन सभी से मैंने बात की। सभी ने यही सभी का यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने एप्टीट्यूड को डिले ही करा था। तो आइडियल एडवाइस तो यही है कि लाइक एप्टीट्यूड के कुछ कुछ क्वेश्चंस एवरी वीक करो। डेली करने की जो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हर वीक थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करोगे तो इट वाज मोर देन इनफ फॉर एप्टीट्यूड। हाँ, एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए कोई रिसोर्स तो नहीं है। आप एप्टीट्यूड को मतलब लाइक कोई ऐसा प्लेलिस्ट वगैरह को तो मुझे नहीं लगता देखने की जरूरत है। जो भी मतलब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है एप्टीट्यूड के, लाइक डिस्टेंस बेस्ड या मतलब कोई भी शेप बेस्ड है, मतलब कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर दे दिया है और हमें एंगल फाइंड करना है इन सर्कल ऑल्सो। तो मतलब उस तरह के क्वेश्चंस तो बेसिक मतलब मैथमेटिक्स का बेस्ड ही है। तो उतना तो आप उसकी तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा मतलब आपका चांस रहेगा कि आप वो क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। और वर्बल एप्टीट्यूड का तो ऐसा है कि मतलब वो आपको नेचुरली आता होगा तो ही आएगा। अगर आपको नहीं आता तो उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो आपको अ, आपका मतलब वो क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम में भी हो जाए। तो मेरे लिए तो मतलब मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि वर्बल एप्टीट्यूड का तो क्वेश्चंस मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। तो मेरे लिए पेपर तो 64 क्वेश्चंस का ही था। तो लाइक एप्टीट्यूड में कोई ऐसे अलग से कोई रिसोर्स फॉलो करने की या प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका नेचुरल नॉलेज है या आपकी नेचुरल मैथमेटिक्स स्किल्स है उसके बेसिस पे ही सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। लाइक अगर उसको इम्प्रूव करना है तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना वो ज्यादा इम्प्रूव होगा। हाँ हाँ, हाँ, एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू सोल्व करना स्टार्ट कर दो। एप्टीट्यूड की पूरी जो भी वो बोल सकते हैं ना कि प्रिपरेशन वो पीवाईक्यू से हो जाएंगे एप्टीट्यूड के। कुछ एक्स्ट्रा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज कर लो एप्टीट्यूड हो जाएगा। ओके धनश्री, यू कैन आस्क योर डाउट। मुझे एक और पूछना था कि जो मैं टेस्ट दे रही हूँ उसमें मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही है या कुछ मिस्टेक्स हो रही है, उसको मिनिमाइज कैसे करूँ? ओके। सो मेरा भी मतलब यही सेम डाउट था जब मैंने शुरुआत के 5 6 टेस्ट थी और काफी इसलिए मिस्टेक हुई। तो मेरा भी यही डाउट था कि उसको कैसे रिड्यूस करूँ। तो फिर मैंने अपने आप मतलब कुछ कुछ तरीके आजमाए, जिसमें से एक तरीका मेरे लिए काम कर गया। वो था मैं अपनी सिली मिस्टेक्स को नोट डाउन करता जाता था। मैंने एक लॉग बुक टाइप बनाई थी जिसमें मैं सब टेस्ट के मार्क्स लिखता था। उस टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस गलत हुए और गलत होने की वजह। लाइक अगर वो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली मुझे नहीं आता था तो फिर तो मतलब वो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स में आ जाएगा और मुझे फिर वो टॉपिक वगैरह पढ़ना होगा। तो वो मतलब एक अलग प्रकार का क्वेश्चन होता है। अगर सिली मिस्टेक्स है तो सिली मिस्टेक्स किस प्रकार की है वो मुझे फाइंड करना होगा कि लाइक मैंने आंसर टाइप करने में मिस्टेक्स कर दी, आंसर टिक करने में मिस्टेक्स कर दी, या मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है या क्वेश्चंस पढ़ने में मिस्टेक कर दी। तो वो मैं मतलब
पर्टिकुलरली किस तरह की मेरी सिली मिस्टेक्स है वो मैं लिखता जाता था अपनी लॉग बुक। और जब भी मैं नेक्स्ट टेस्ट देने जाऊँ तो वो मैं सिर्फ वो लॉग बुक को देख लेता था। तो उससे क्या हुआ मेरे लिए कि मेरी मोस्टली जो भी सिली मिस्टेक होती थी वो होती थी क्वेश्चंस पढ़ने में। अगर मान लो कि ट्रू पूछा हो तो मैं कई बार फॉल्स टिक कर देता था, फॉल्स पूछा हो तो ट्रू टिक कर देता था। यूनिट पढ़ने में मेरे से मिस्टेक होती थी, लाइक बीट्स की बदले बाइट्स या बाइट्स की बदले बीट्स हो जाता था। तो ऐसी मेरी सिली मिस्टेक्स काफी हुई है। तो फिर मेरा मतलब कुछ मतलब नंबर ऑफ टेस्ट देने के बाद मेरा सिर्फ गोल यही था कि मैं अच्छे से एक बार क्वेश्चंस पढ़ लूँ। अगर क्वेश्चंस पढ़ लिया तो फिर मतलब ज्यादा चांस हो गया कि मैं उसको सही से उसको सोल्व कर पाऊँ। तो इस तरह से मैंने मेरी सिली मिस्टेक्स इंप्रूव की थी कि मैं हर हर टाइम में लॉग बुक में लिखता जाता था। और जब भी मैंने नेक्स्ट टाइम टेस्ट देने जाऊँ तो जस्ट वो लॉग बुक को मैं ऐसे रिवाइज मतलब देख लेता था कि मैंने प्रीवियसली कौन कौन से सिली मिस्टेक्स की है जो मेरे को इग्नोर करनी है इस बार। ओके। हाँ भैया। और एक डाउट कि जो अभी कॉलेज शुरू होगा, तो फिर उसके साथ सब कैसे मैनेज करना होता है ये पढ़ाई और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ। ओके। तो मैं मैं थोड़ा मतलब अपनी कॉलेज के बारे में बताऊँ तो हमारी कॉलेज में हर महीने एक एग्जाम आते थे। मतलब हर सेम में 3 इंटरनल एग्जाम होते थे, एक एक्सटर्नल एग्जाम और एक वाइवा। मतलब कुल मिला के हम बात करूँ ना तो हर महीने एक एग्जाम होती थी। तो मेरे लिए लाइक कॉलेज के साथ सब कुछ हैंडल करना काफी हेक्टिक था। बट मैं ट्राई करता था कि मतलब कॉलेज में सिर्फ उसके लिए ही जाऊँ जितना मुझे जरूरी है। लाइक अगर आप गेट के लिए जा रहे हो, आपका मतलब पूरा का पूरा मतलब फिक्स ही है कि आपको गेट के लिए ही जाना है, तो फिर आप मतलब थोड़ा थोड़ा कॉलेज को अवॉइड करना शुरू कर दो। लाइक ये तो मतलब एडवाइस तो नहीं हो सकती, बट यही एक रास्ता है कि मतलब कॉलेज और गेट को कैसे एक साथ मैनेज करें। लाइक यू हैव टू चूज एनी वन बिटवीन ऑफ देम। लाइक आइदर यू कैन चूज गेट और आइदर यू कैन चूज कॉलेज। अगर आपने फुल्ली मतलब गेट ही चूज चूज कर लिया है तो स्टार्ट कर दो कॉलेज को अवॉइड करना। कि लाइक जितना मतलब आपको लग रहा है कि ये दो सब्जेक्ट्स आपको मतलब पढ़ने में मजा आ रहा है या आ रहा है या फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस उन 2-3 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स में ही जाओ। बाकी के लेक्चर्स में मतलब हो सके तो मतलब आप, हाँ, नहीं जा सकते और आप मतलब आप कुछ भी तरह से मैनेज कर सकते हो उस उसको। मतलब मैं तो मेरा तो यही था कि हमारी कॉलेज मोस्टली 6 या 7 घंटे की होती थी पर डे। तो मैं मोस्टली 2 या 3 घंटे ही जाता था, बाकी मतलब बाकी का टाइम तो मैं गेट के लिए ही मतलब प्रिपेयर करता था। जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होते थे उसके लिए जाता था। और मोस्टली तो मतलब अटेंडेंस मैनेज करने के लिए ही जाता था कॉलेज में। इन लास्ट लास्ट सेम, इन माई 7th सेम। हाँ मतलब कॉलेज के साथ गेट को मैनेज करने के लिए आई थिंक यही एक रास्ता है। दूसरा तो कोई मतलब एडवाइस तो मतलब हाँ मतलब वो जनरल एडवाइस तो है कि आपको कॉलेज में भी अगर फ्री टाइम में पढ़ना है या कॉलेज में फ्री टाइम मिले तो आपको मतलब फेक उसको सोल्व करने हैं। फिर कॉलेज से आकर फिर ऐसा वैसा कुछ करना है। बट वो सब, वो कहते हैं ना कि किताबी बातें हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सभी लोग बोलेंगे कि कॉलेज में अगर 2 लेक्चर्स के बीच 15 मिनट का टाइम बचा है तो 10 MCQ कर लो, ऐसे ऐसे कर तो आप एक दिन में आराम से 30-40 MCQ तो कॉलेज में ही कर पाओगे। वो कुछ होता नहीं है, मैंने भी ट्राई की थी, मेरे से भी कुछ नहीं हुआ। तो यही एक मतलब एडवाइस होगी कि कॉलेज को ही अवॉइड करो। अगर गेट ने आपने गेट को 100% चूज कर लिया है तो फिर कॉलेज को अवॉइड करना शुरू करो। हाँ भैया, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव हरी तेजा। हेलो।
उन्होंने चैट सेक्शन में डाउट पूछा है। आई एम अ ड्रॉपर, आई हैव स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ नाउ ऑन, सो व्हाट आर द मैप रोड मैप शुड आई फॉलो? ओके, सो अगर अगर मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो आप ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस सृजा ठक्कर को पूछिए। उन्होंने भी ड्रॉप लिया था। उन्होंने भी आई थिंक जून या मिड जून के बाद ही शुरू किया था। तो वो आपका ये डाउट मतलब काफी अच्छे से और काफी रियल एडवाइस देके आपका डाउट सोल्व कर सकते हो। लाइक मेरी जो गेट की प्रिपरेशन थी वो थर्ड ईयर से शुरू कर दी थी। तो लाइक मैं ये सम ये अच्छे से नहीं कह पाऊंगा कि आपको 6 महीने में या 7 महीने में शुरुआत कर। अगर आपके पास 6 महीने है और आप अभी से शुरुआत कर रहे हो तो आपको कैसे करना चाहिए। तो लाइक मैं एडवाइस ऐसे तो दे दूंगा कि अ, थोड़ा कॉम्पैक्ट कोर्स के लिए जाओ और नोट्स बनाने का थोड़ा अवॉइड कर लो, टॉपर्स के नोट्स फॉलो कर लो और साथ साथ में रिवीजन करते जाओ। बट ये तो इन जनरल एडवाइस हो गई कि ये तो आपको भी पता होगा कि ये सब करना चाहिए। तो मैंने कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया आपके डाउट में। तो मैं मेरा आपका ये सजेशन है, आप ये सेम डाउट सृजा ठक्कर को पूछिए। वो भी ये मेंटरशिप सेशन लेती है इन एवरी वीक। you can find the whatever schedule in which day she takes session. You can ask the same doubt to her, and if you want, then I will explicitly mention that doubt to her, and she will take this doubt in her session on behalf of me. Okay. हाँ, okay. Like if you are not in such a place, then such a place in which you can't speak, then that's completely fine. Like I will give you chance to unmute yourself and you can ask. If you don't, then I will read whatever doubt you have asked in chat section, and we are discussing from that also. Okay, so next we have Chaitanya Prasad. uh, उसका एक फॉलो अप डाउट है। अभी तक जितना पढ़ा हूँ वो सब क्वेश्चंस एक बार सोल्व करने के बाद ऑलमोस्ट विदाउट एनी इंटेंशन याद ही हो जाता है। हाँ, बी इट फ्रॉम BYQ, वीकली क्विज़िज और क्लासरूम क्वेश्चंस। तो नए क्वेश्चंस कहाँ से करें? गो के अलावा आपने कोई टेस्ट सीरीज ली थी क्या? नहीं, गो क्लासेस के अलावा तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। और अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो अगर आप वीकली क्विज़िज, DPP, गो क्लासेस के टेस्ट सीरीज ये सब कर रहे हो, तो ये सब मोर देन इनफ है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना सब करने के बाद आपके पास टाइम भी नहीं रहने वाला। अगर आपने वीकली क्विज़िज को पूरा यूटिलाइज कर लिया, गो क्लासेस के टेस्ट सीरीज को पूरा यूटिलाइज कर लिया, और DPP अगर आप फॉलो करते हो तो उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप इनको ही बेहतर तरीके से करो। अगर आपके पास टाइम है तो वापस से जो भी गो क्लासेस के टेस्ट सीरीज है उसको वापस से विजिट कर लो। उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि ये अच्छे क्वेश्चंस है, उसको वापस एक बार सोल्व कर लो। कुछ एक्स्ट्रा इतना करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास टाइम भी नहीं रहने वाला। मैंने सिर्फ गो क्लासिक के टेस्ट सीरीज को ही फॉलो किया था। मुझे तो DPP का पता भी नहीं था मेरे टाइम पे। और वीकली क्विज़िज को मैंने इतना सीरियसली फॉलो नहीं किया था, सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे ही लाइक फॉलो, ऐसे ही वो सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े वीक थे तो उसके लिए मैंने फॉलो किया था। ओके, सो एक और डाउट है कि भैया ड्रॉपर्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए? ओके, सो अगर आप ड्रॉपर हो
और मोर देन लाइक ड्रॉपर आई वुड से कि अगर आपका यह दूसरा अटेम्प्ट है, मान लो कि आपने थर्ड ईयर में भी ये दिया था और अब आप फोर्थ ईयर में दे रहे हो, और मान लो कि आप ड्रॉपर हो, तो आपको आपका माइंडसेट ये होना चाहिए था कि मुझे मेरी गलती नहीं दोहरानी है। क्योंकि अगर आप ड्रॉपर हो या आपने आपका सेकंड अटेम्प्ट है, तो लाइक 90% से भी ज्यादा चांस है कि आपने पहले पहले अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की थी, इसीलिए आप अपने जो भी एक्सपेक्टेड मार्क थे वो नहीं आए, वो उसी की वजह से आप वापस से गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको जो भी आपने गलती पहले की थी वो आपको दोहरानी नहीं। ओके, सो नेक्स्ट कृष्णा का डाउट है, हाउ यू लर्न द पेजिंग कंसेप्ट। ओके, पेजिंग मेरे लिए भी मतलब थोड़ा हार्ड टॉपिक तो था, बट मैंने सचिन सर का लेक्चर्स देखा था, उसमें से मुझे पेजिंग ऑलमोस्ट समझ आ गया था। लेकिन उसके पहले मैंने मेरे कॉलेज के टाइम पे भी थोड़ा पेजिंग मतलब कॉलेज में ही पढ़ा था। उस वक्त मुझे मतलब मैं एटलीस्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर पाऊँ उस तरह का मतलब आ गया था, लेकिन वो कुछ मतलब एक्स्ट्रा लाइक मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, मैं सिर्फ न्यूमेरिकली सोल्व कर पाता था। तो उसकी वजह से मेरा पेजिंग उस वक्त वीक था। लेकिन फिर मैंने सचिन सर का मतलब ओएस का कोर्स पूरा फॉलो किया था, एंड फिर मतलब उसके बाद तो मेरा पेजिंग ऑलमोस्ट वहां से क्लियर हो गया था। एंड पेजिंग का ऐसा है कि मतलब पेजिंग का क्वेश्चन आप जितने ज्यादा सोल्व करोगे उतना वो टॉपिक आपको ज्यादा स्ट्रोंग होगा। कि मतलब मान लो कि आपने मल्टी लेवल पेजिंग पढ़ लिया, बट अब आप जब मल्टी लेवल पेजिंग के पीवाईक्यूज अपनी तरफ अपनी अपनी ओर से करोगे, तो वहां से आपका मतलब जो भी प्रैक्टिस है और आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर वहां से ज्यादा अच्छी तरह से होगा। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपको पेजिंग में अगर थोड़ी मतलब आपका वीक कंसेप्ट है, तो पहले आप सचिन सर के लेक्चर्स देख लो। अगर आपने देख लिए हैं तो ट्राई करो कि सिर्फ उसके अ, उसके आप एनोटेटेड नोट्स भी एक बार विजिट कर लो, और अगर आपके पास टाइम है तो वो लेक्चर ही वापस देख लो। एंड देन you can do practice, and then you will automatically learn the paging concept easily. सो पेजिंग तो मोस्टली प्रैक्टिस से ही मतलब आपको अच्छे से आपकी उस पर ग्रिप आएगी। ओके, सो नेक्स्ट, कार्तिक, we you have any doubts or you want to discuss anything? Hello Krishna, we can you just confirm in chat section, or you can unmute yourself and like tell like inform me like whether you have any doubts or not, so we can conclude our session here. Hello Chris, hello V. I think there is no any further doubt, so we can conclude our session here. Okay, so whoever the watching this session till now, all the best for your next attempt. Okay, so yeah, all the best.